हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेज के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के माध्यम से हम करौली के यादव वंश और हाड़ौती के चौहान वंश और इनसे संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं विजयपाल प्रथम, अर्जुनपाल द्वितीय, नरसिंहपाल और धर्मपाल द्वितीय। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल द्वितीय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे करौली के यादव वंश को। दोस्तों, करौली में यादव वंश की स्थापना की यदि हम बात करें तो वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। करौली में यादव वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? विजयपाल के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? विजयपाल के द्वारा की जाती है। और कब की जाती है? 1040 ईस्वी में की जाती है। और कहते हैं कि विजयपाल मथुरा से आया था, इसलिए करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेनी शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध जो है वो किससे बताते हैं? श्री कृष्ण से बताते हैं। किसका वंशज मानते हैं? श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं करौली के यादव वंश अपने आप को। इस प्रकार विजयपाल 1040 ईस्वी में करौली में यादव वंश की स्थापना करता है। और याद रखें, इसने बयाना, जो कि भरतपुर में पड़ता है, बयाना को अपनी राजधानी बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट, विजयपाल ने राजधानी किसे बनाया? बयाना को। और ये बयाना वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। और विजयपाल के द्वारा ही बयाना में विजय मंदिरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, बयाना में जो विजय मंदिरगढ़ का किला है या दुर्ग है, विजय मंदिरगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? विजयपाल के द्वारा करवाया जाता है। कहाँ पे करवाया जाता है? बयाना में करवाया जाता है। वर्तमान में इस दुर्ग को, विजय मंदिरगढ़ दुर्ग को बयाना दुर्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको बाणासुर का किला या फिर बादशाह का किला भी कहते हैं। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं क्या कहते हैं, इसके अन्य नाम क्या हैं? बाणासुर का किला, बाणासुर का किला। इसके अलावा बादशाह का किला, बादशाह का किला किसे कहा जाता है? विजय मंदिरगढ़ को या फिर बयाना दुर्ग को कहा जाता है। और ये दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जो बयाना में विजय मंदिरगढ़ का किला है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है? मानी पहाड़ी पर या फिर दमदमा पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर बना हुआ है? दमदमा या फिर मानी पहाड़ी पर बना हुआ है। विजयपाल के बाद की हम बात करें तो विजयपाल के बाद करौली का राजा बनता है त्रिभुवनपाल। विजयपाल के बाद करौली का राजा कौन बनेगा? त्रिभुवनपाल, जिसको तिमनपाल भी कहते हैं। त्रिभुवनपाल का जो अन्य नाम है वो क्या है? तिमनपाल या फिर त्रिभुवनपाल। याद रखें, त्रिभुवनपाल ने तिमनगढ़ का किला बनवाया था। कहाँ पे? बयाना से 22 किलोमीटर दूर बयाना में ही कौन से किले का निर्माण करवाया था त्रिभुवनपाल ने या फिर तिमनपाल ने? तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं तिमनगढ़। तिमनगढ़ के किले का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? त्रिभुवनपाल के द्वारा करवाया जाता है। त्रिभुवन के बाद राजा बनेगा अर्जुनपाल। त्रिभुवन के बाद तीसरे नंबर का जो राजा है करौली का, वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अर्जुनपाल। त्रिभुवनपाल के बाद राजा कौन बनेगा? अर्जुनपाल। और कहते हैं कि अर्जुनपाल ने 1348 ईस्वी में, 1348 ईस्वी में एक कस्बे को बसाया था जिसका नाम है कल्याणपुर। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से कस्बे को बसाया था? कल्याणपुर नामक कस्बे को बसाया था, जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं? करौली कहते हैं। वर्तमान में इस कस्बे को क्या कहते हैं? करौली। इस प्रकार करौली की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? अर्जुनपाल के द्वारा की जाती है, कल्याणपुर नामक कस्बे के रूप में। आगे चल कर के अर्जुनपाल का पुत्र धर्मपाल द्वितीय राजा बनता है। अर्जुनपाल के बाद करौली का राजा कौन बनेगा? अर्जुनपाल का पुत्र धर्मपाल द्वितीय करौली का राजा बनता है। और ये 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, करौली को राजधानी बनाने वाला करौली का जो पहला शासक है यादव वंश का, वो कौन सा होगा? धर्मपाल द्वितीय। कब बनाता है करौली को अपनी राजधानी?
50 ईस्वी में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं महाराजा भगवान सिंह, महाराजा मदन पाल, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय और महाराजा गोपाल सिंह। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, महाराजा मदन पाल। इसके शासनकाल की बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं 1854 से लेकर के 1869 ईस्वी तक करौली में शासन किया है किसने? मदन पाल ने। इस प्रकार से 1857 की क्रांति के समय करौली का राजा कौन था? मदन पाल था। और ये आपको याद होगा 1857 की क्रांति के समय कोटा में विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोटा में। कोटा में विद्रोह कब हुआ था? 1857 की क्रांति के समय। और उस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की थी किसने? मदन पाल ने। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने सहायता की थी अंग्रेजों की? मदन पाल ने सहायता की थी। और इस मदद के बदले अंग्रेजों के द्वारा इसकी तोपों की सलामी को बढ़ा करके 13 से बढ़ा करके कितनी कर दिया गया? 17 कर दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा इसे एक उपाधि भी प्रदान की जाती है करौली के मदन पाल को, और वो उपाधि है GCI की उपाधि, ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि किस शासक को प्रदान की गई अंग्रेजों के द्वारा? तो आपका आंसर होगा करौली के मदन पाल को। और याद रखें अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत जो है वो भी कौन सी थी? करौली थी। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत जो है वो कौन सी थी? करौली थी। और उस समय करौली का जो राजा था वो कौन था? हरबख्श पाल। कौन था? हरबख्श पाल। इस प्रकार 9 नवंबर 1817 ईस्वी को करौली के हरबख्श पाल ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि पर हस्ताक्षर किए। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं जब 1865 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार राजस्थान आए थे तो वो करौली के मदन पाल के आग्रह पर ही आए थे। तो ये भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। राजस्थान में पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती कब आए थे? राजस्थान में 1865 में आए थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती राजस्थान में पहली बार कब आए थे? 1865 ईस्वी में। और ये किसके आग्रह पे आए थे? करौली के मदन पाल के आग्रह पर ही राजस्थान आए थे। इसके अलावा गणेश पाल जो है वो करौली के यादव वंश का अंतिम राजा होता है जो आज़ादी के समय करौली का राजा था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, महाराजा मदन पाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं राम सिंह, माधो सिंह, किशोर सिंह और जगत सिंह। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, माधो सिंह। अब हम हाड़ौती के चौहान शासकों को पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने कोटा और बूंदी में शासन किया है। दोस्तों कोटा और बूंदी राज्यों की हम बात करें तो कोटा और बूंदी दोनों राज्यों में सबसे प्राचीन राज्य जो है वो कौन सा है? बूंदी है। और कहते हैं कि बूंदी के एक राजा हुए हैं जिनका नाम मिलता है रतन सिंह। क्या नाम मिलता है? रतन सिंह, जो कि बूंदी के राजा हुए हैं। और रतन सिंह को 2 उपाधियां भी दी गई हैं जहांगीर के द्वारा, एक सर बुलंद राय और दूसरी उपाधि की हम बात करें तो दूसरी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं रामराज। ये दोनों उपाधियाँ किसको मिली हैं? रतन सिंह को, बूंदी के रतन सिंह को मिली हैं किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और रतन सिंह के एक पुत्र हुआ था जिसका नाम मिलता है माधो सिंह। कहते हैं कि 1624 ईस्वी में 1624 ईस्वी में रतन सिंह ने कोटा को हड़प लिया था और अपने पुत्र माधो सिंह को सौंप दिया था। और आगे चल कर के 1631 ईस्वी में शाहजहां कोटा की अलग राज्य के रूप में स्थापना करके उसका स्वतंत्र शासक बनाता है किसको? माधो सिंह को। यानी शाहजहां के द्वारा मान्यता दे दी जाती है माधो सिंह को स्वतंत्र शासक के रूप में। ये शासक कब बना था कोटा का? 1624 ईस्वी में। लेकिन इसको शाहजहां के द्वारा मान्यता कब दी गई? 1631 ईस्वी में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, माधो सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मेवाड़ के राणा प्रताप, बूंदी के उमेद सिंह, आमेर के मान सिंह और मारवाड़ के मालदेव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बूंदी के उमेद सिंह। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? बूंदी के उमेद सिंह का था। दोस्तों, बूंदी के उमेद सिंह के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बूंदी में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, थोड़ी चर्चा उसके बारे में भी कर लेते हैं। बूंदी में चौहान वंश के संस्थापक की हम बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, बूंदी में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? देवाहाड़ा। देवाहाड़ा को बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है और कहते हैं कि इसने बुंदा मीणा या फिर जेता मीणा, बुंदा मीणा, यहाँ पे पहले मीणाओं का शासन था, बुंदा मीणा या फिर जेता मीणा को पराजित करके बूंदी में चौहान वंश की स्थापना की थी। और याद रखें, ये देवाहाड़ा नाडोल के चौहान वंश से ही संबंधित है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये नाडोल के चौहानों का ही वंशज है देवाहाड़ा। दोस्तों, बूंदी का प्राचीन नाम की हम बात करें तो बूंदी का प्राचीन नाम मिलता है वृंदावती। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है वृंदावती। बूंदी का प्राचीन नाम क्या मिलता है? वृंदावती मिलता है। और इसके प्रमाण की हम बात करें तो इसका प्रमाण मिलता है रणकपुर अभिलेख में। कहाँ पे मिलता है? रणकपुर अभिलेख, जो कि महाराणा कुंभा के काल में उत्कीर्ण किया गया था। रणकपुर अभिलेख महाराणा कुंभा के समय उत्कीर्ण किया जाता है। इस अभिलेख में बूंदी के प्राचीन नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बूंदी का एक नाम और मिलता है और वो नाम आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, फर्रुखाबाद। और ये फर्रुखाबाद नाम बूंदी के राजा बुद्ध सिंह के समय मुगल शासक फर्रुखसियर के द्वारा रखा जाता है। दोस्तों, देवाहाड़ा जो कि बूंदी का संस्थापक है, इसके आगे के राजाओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देवाहाड़ा के बाद बूंदी का जो राजा है वो कौन बनता है? समर सिंह हाड़ा। देवाहाड़ा के बाद राजा कौन बनेगा? समर सिंह हाड़ा। और समर सिंह हाड़ा के बाद तीसरे नंबर का जो राजा है वो कौन बनेगा? वीर सिंह, या फिर जिसका एक नाम और मिलता है बरसिंह हाड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट, बरसिंह हाड़ा। बरसिंह हाड़ा वो व्यक्ति है जिसने बूंदी में तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया था, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण या तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? बरसिंह हाड़ा के द्वारा। और कब करवाया जाता है? 1354 ईस्वी में करवाया जाता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस किले का जो निर्माण है वो भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया है। इसका निर्माण ना तो इंसानों के द्वारा, ना ही परियों के द्वारा, ना ही देवताओं के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया है? भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया, ऐसा इस किले के बारे में कहा जाता है। बरसिंह हाड़ा के बाद की हम बात करें तो बरसिंह हाड़ा के बाद राजा बनते हैं सुरजन सिंह हाड़ा। बरसिंह हाड़ा के बाद बूंदी का शासक या बूंदी का राजा कौन बनेगा? सुरजन सिंह हाड़ा बनेगा। सुरजन सिंह हाड़ा से पहले सभी बूंदी के राजा मेवाड़ की अधीनता में ही काम करते थे, लेकिन सुरजन सिंह हाड़ा ने मेवाड़ से अलग होकर के अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो ये बात आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल 1554 से लेकर के 1585 ईस्वी तक बूंदी में शासन रहा। किसका? सुरजन सिंह हाड़ा का। और इसके समय दिल्ली में शासन मुगल शासक अकबर का था। वैसे तो सुरजन हाड़ा बूंदी का शासक था, लेकिन उस समय रणथंबोर का किला सुरजन हाड़ा के पास था। और कहते हैं कि 1569 ईस्वी में मानसिंह कछवा के प्रयासों से रणथंबोर का किला अकबर अपने अधिकार में ले लेता है। इसका मतलब 1569 ईस्वी में सुरजन हाड़ा मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है। लेकिन याद रखें, मुगल अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए सुरजन हाड़ा ने। अधीनता स्वीकार करने के एवज में अकबर ने सुरजन हाड़ा को कुछ पुरस्कार दिए, और वो आप पुरस्कार यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहला आप यहाँ से नोट करें, एक इसको उपाधि दी गई राव राजा की। किसके द्वारा दी गई? अकबर के द्वारा। किसको दी गई? सुरजन हाड़ा को। दूसरी उपाधि इसको दी गई स्वाई राजा की उपाधि दी गई सुरजन हाड़ा को।
और ये उपाधि भी किसके द्वारा दी गई? अकबर के द्वारा। इसके अलावा इसे 5000 का मनसब प्रदान किया गया। कितना मनसब प्रदान किया गया? 5000 का मनसब अकबर के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा बूंदी के आसपास 26 परगने दिए गए। कितने परगने दिए गए? 26 परगने। किसको दिए गए? बूंदी के सुरजनहाड़ा को। और जबकि बनारस के आसपास भी या बनारस के पास भी इसको 26 परगने दिए जाते हैं। और सबसे खास बात, इसको बनारस और चुनार का सूबेदार भी बनाया गया। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, कहाँ का सूबेदार बनाया गया? बनारस और चुनार का सूबेदार बनाया गया अकबर के द्वारा। किसको? सुरजनहाड़ा को। सुरजनहाड़ा के बाद आगे चल कर के एक राजा बनता है राव रतन सिंह। सुरजनहाड़ा के बाद बूंदी का शासक कौन बनेगा? राव रतन सिंह बनेगा। और इसके शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल है 1607 से लेकर के 1631 तक बूंदी पर शासन करता है। रतन सिंह, ये वही रतन सिंह है जिसका पुत्र माधो सिंह कोटा का प्रथम राजा बनता है और ये 1624 में कोटा का राजा बनता है। लेकिन शाहजहां ने मान्यता कब दी थी? 1631 ईस्वी में दी थी। राव रतन सिंह के बाद हम पढ़ेंगे राव उमेद सिंह को। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं उमेद सिंह। रतन सिंह के बाद हम पढ़ेंगे किसको? उमेद सिंह को पढ़ेंगे। उमेद सिंह के शासनकाल की बात करें तो उमेद सिंह का शासनकाल आप यहाँ से नोट कर सकते हैं 1748 से लेकर के 1771 ईस्वी तक बूंदी में शासन किया है उमेद सिंह ने। दोस्तों, बूंदी का एक राजा हुआ था बुद्ध सिंह हाड़ा, जो कि जीजा था जयपुर के राजा सवाई जयसिंह का। लेकिन बुद्ध सिंह के कोई संतान नहीं होने के कारण सवाई जयसिंह ने करवर के जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को बूंदी का राजा बना दिया। किसको राजा बनाया था? दलेल सिंह को। और दलेल सिंह को बूंदी का राजा किसने बनाया था? जयपुर के सवाई जयसिंह ने बनाया था। लेकिन कुछ समय बाद बुद्ध सिंह के संतान हो जाती है जिसका नाम है उमेद सिंह। तो और याद रखें, उमेद सिंह मराठा होलकर की मदद से बूंदी का राजा बनता है आगे चल कर के। उमेद सिंह का एक उपनाम भी मिलता है और वो उपनाम आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? श्री जी कहते हैं, जो कि उमेद सिंह का उपनाम है। कहते हैं कि उमेद सिंह ने अपनी सोने की प्रतिमा बनवाई और मरने से पहले ही उसका अंतिम संस्कार करवाया था उमेद सिंह ने। दोस्तों, हमने पढ़ा था कि बूंदी में तारागढ़ किले का जो निर्माण है वो 1354 ईस्वी में होता है और ये किसके द्वारा करवाया जाता है? बूंदी के बरसिंह हाड़ा के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन इस तारागढ़ के किले में आप नोट करते जाएं, इस तारागढ़ के किले में एक अंदर रंग महल, तारागढ़ के किले के अंदर रंग महल का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, रंग महल का निर्माण। तो आप याद रखें किसके द्वारा करवाया जाता है? छत्रसाल के द्वारा। किसके द्वारा करवाया जाता है? छत्रसाल ने करवाया था। लेकिन इस रंग महल के अंदर जो भित्ति चित्रण हुआ है जिसे हम रंगशाला कहते हैं, क्या कहते हैं? रंगशाला। इसके अलावा इसको चित्रशाला भी कहा जाता है, रंगशाला या फिर चित्रशाला। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आप यहाँ से याद रखें, इस चित्रशाला या रंगशाला का निर्माण उमेद सिंह के द्वारा करवाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, तारागढ़ के किले का निर्माण राव बरसिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया 1354 में। और इस तारागढ़ के किले के अंदर ही रंग महल का जो निर्माण है वो कौन करवाता है? छत्रसाल करवाता है। जबकि रंग महल के अंदर जो भित्ति चित्रण हुआ है वो भित्ति चित्रण जिसको हम रंगशाला या चित्रशाला के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण कौन करवाता है? बूंदी के उमेद सिंह के द्वारा करवाया जाता है। उमेद सिंह के बाद हम पढ़ेंगे राम सिंह को, जो कि उमेद सिंह के बाद बूंदी का राजा बनता है। और याद रखें 1857 की क्रांति के समय बूंदी का जो राजा था वो कौन था? राम सिंह था। वेरी इंपॉर्टेंट, 1857 की क्रांति के समय बूंदी का राजा कौन था? राम सिंह। और याद रखें सूर्यमल मिश्रण इसी राम सिंह के दरबारी कवि हुए हैं। सूर्यमल मिश्रण जो हैं वो किसके दरबारी कवि थे? राम सिंह के, बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। जबकि बहादुर सिंह बूंदी का अंतिम राजा हुआ, जो कि आज़ादी के समय बूंदी का राजा था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।